वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। 56 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 57। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोकस करेंगे हम प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 57 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पाटक नड़ निवर्तन और कुल्या बाप और द्रोण बाप का संबंध किससे है, बताइए। गुप्त काल के नाटकों से, गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी क्या, गुप्त काल में व्याजों के प्रकार से, इनमें से कोई नहीं कुछ और से। पाटक नड़ निवर्तन कुल्या बाप और द्रोण बाप का संबंध है गुप्त काल में भूमि माप की इकाई से। ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर। तो देखिए, यह सब गुप्तकालीन भूमि मापने का पैमाना है, इसको याद रखना। पाटक है, नड़ है, निवर्तन है, कुल्या बाप है, द्रोण बाप है। सारे ना पूछे जाकर केवल एक ही पूछा जा सकता है कि द्रोण बाप क्या था गुप्त काल में, या पाटक क्या था गुप्त काल में, निवर्तन क्या था गुप्त काल में, नड़ क्या था, कुल्या बाप क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। बाणभट्ट के हर्षचरित में सिंचाई के लिए तुल्य यंत्र का प्रयोग की चर्चा जो है वो की गई है। तुल्य यंत्र की चर्चा जो है वो की गई है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग होता था, ये वाला सही है। और बाणभट्ट के हर्षचरित में सिंचाई के लिए तुला यंत्र के प्रयोग की चर्चा की गई है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। गुप्त काल में सिंचाई के साधनों में अर्घट्ट का उल्लेख मिलता है, और ह्वेनसांग ने लिखा है कि सिंचाई में घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। और इसी तरह बाणभट्ट ने हर्षचरित में सिंचाई के लिए तुला यंत्र के प्रयोग की चर्चा की है। ये अर्घट्ट वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों के द्वारा चलाए गए। बताइए कौन सा वाला सही है। देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ये सही है। और सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है गुप्तों के द्वारा चलाए गए, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। तो गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, और गुप्तों ने स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और शुरू में सिक्के कुषाणों के मानक के अनुसार थे, परंतु बाद में उनका वजन बढ़कर 144 ग्रेन कर दिया गया। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, परंतु सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो गुप्तों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कायस्थ शब्द है, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ, किस में मिलता है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सबसे पहले दशरूपक में, जीमूत वाहन में, मालविका अग्निमित्रम, या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति में, किस में। तो कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर, याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का उल्लेख मिलता है, और इनकी गणना किसी उपजाति में नहीं थी। इनका उदय भूमि और भू राजस्व के स्थानांतरण के कारण हुआ। सर्वप्रथम कायस्थ वर्ग का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। मौर्य काल में निर्यात कर को निष्काम्य कहा जाता था, निष्क्राम्य कहा जाता था। मौर्य काल में शराब उद्योग राज्य द्वारा नियंत्रित होता था। मौर्य काल में निर्यात को निष्क्राम्य कहा जाता था, करेक्ट है। मौर्य काल में शराब उद्योग जो है वो राज्य द्वारा नियंत्रित होता था, नियंत्रित उद्योग था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मौर्य काल में शराब उद्योग, नमक उद्योग, खान उद्योग, हथियार उद्योग, जहाज रानी उद्योग, इन सब पर जो है वो राज्य का नियंत्रण था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था,
और विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, सी है इसका उत्तर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था तथा वृद्ध वैश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। गुप्त सम्राट कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, जैन नहीं थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे गुप्त सम्राट। तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने वैष्णव धर्म को राज धर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये कहाँ पर है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। अजंता की खोज 1819 में सर जेम्स एलेक्जेंडर ने की थी। अजंता की गुफा संख्या 17 में मरणासन राजकुमारी का चित्र उत्कीर्ण है। देखिए अजंता की खोज 1819 में सर जेम्स एलेक्जेंडर ने की थी, ये वाला करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला गलत है क्योंकि अजंता की गुफा संख्या 16 में नहीं बल्कि 17 में नहीं बल्कि 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। केवल एक उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, ना कि 17वीं। अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसमें जो है 29 गुफाओं में चित्र बने हैं, परंतु अब कुछ ही गुफा शेष बची हैं। अजंता की गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है अजंता के गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 सबसे पुराने हैं और अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित चित्र हैं। कौन सा इसमें सही है? देखिए अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुराने, ये वाला करेक्ट है, पहला वाला। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण हैं और बौद्ध है, जैन धर्म से संबंधित इसमें चित्र है नहीं, तो दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक है इसका उत्तर। तो अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुराने वाकाटक काल से संबंधित हैं, जबकि गुफा संख्या 1 और 2 पुलकेशन द्वितीय के समय की हैं। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। कानपुर का भीतरगांव मंदिर व सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए गए हैं। कौन सा वाला इसमें सत्य होगा? देखिए पहला वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसमें इसका ऑप्शन कहाँ चला गया? चलिए, तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला, और पहला वाला करेक्ट है। तो उत्तर इसका क्या है? केवल एक सही है यहाँ पर। तो देखिए गुप्तकालीन मंदिर छोटे छोटे ईंटों व पत्थरों से बनाए जाते थे, परंतु कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है वह सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। तो यहाँ पे लिखा है ना, कानपुर का भीतरगांव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों से, तो केवल ईंटों से निर्मित है, पत्थरों का इसमें प्रयोग हुआ नहीं है, तो इसने केवल उत्तर ए सही है यहाँ पर। चलिए 11वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कल्चर में लगाकर उसके। तो भीतरगांव का मंदिर तो है उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये कानपुर में है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में है। बाकी खो का मंदिर तो मध्य प्रदेश में है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी एमपी में। तो 3 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर 3 है वो नहीं होगा, 1 और 2 इसका उत्तर है। तो देखिए भीतरगांव का मंदिर जो है वो कानपुर में स्थित है और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो झांसी में स्थित है। दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में हो गए। फिर नचना कुठार का पार्वती मंदिर और खो का मंदिर ये दोनों जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 12वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला स्टेटमेंट है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा स्टेटमेंट है, दशावतार मंदिर में बना शिखर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? दशावतार मंदिर में बना शिखर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा भी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो ए में है, कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का जन्म हुआ और यह मंदिर नागर शैली के हैं। गुप्त काल धमेक स्तूप का आधार वर्गाकार है। और डी और देख लीजिए, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो पहला वाला करेक्ट है, कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने। और गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ और यह मंदिर नागर शैली के हैं। तो 3 प्रकार की शैलियाँ, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर उत्तर की हो गई और द्रविड़ हो गई दक्षिण भारत की, और वेसर कहाँ की हो गई? मध्य भारत की। गुप्तकालीन धमेक स्तूप का जो आधार है ना, वो वर्गाकार नहीं है, गलत है, गोलाकार है। बाकी ये करेक्ट है, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए, गुप्त काल के बौद्ध स्तूपों में सारनाथ का धमेक स्तूप प्रसिद्ध है। ये ईंटों का बना हुआ है और इसका आधार स्तूपों के समान वर्गाकार ना होकर गोलाकार है। इसमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है, बल्कि यह धरातल पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अजंता की कौन सी गुफा संख्या को चित्रशाला कहा गया है? अजंता की कौन सी गुफा संख्या को चित्रशाला कहा गया है? तो चित्रशाला कहा गया है गुफा संख्या 17 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29। तो 17वीं गुफा के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। ये चित्र अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंध रखते हैं और इन चित्रों में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अमरकोश की रचना संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान अमर सिंह ने की थी। पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और बृहद जातक और लघु जातक की रचना आर्यभट्ट ने की है। देखिए, पंच सिद्धांतिका तो पढ़ा होगा एग्जाम में, पहले बहुत बार पूछा हुआ है। पंच सिद्धांतिका बरहमहीर किया, चूँकि पंच सिद्धांत का बरहमहीर किया तो बृहद संहिता बरहमहीर की हो गई और बृहद जातक बरहमहीर हो गया, लघु जातक भी बरहमहीर हो गया। आर्यभट्ट की है नहीं इसमें, तो दूसरे वाले को हटा दीजिए। तो उत्तर इसका केवल एक ही सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता और बृहद जातक और लघु जातक की रचनाएं बराहमिहिर के द्वारा की गई हैं। ये गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। ये बहुत पूछी जाती है, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, और साथ साथ में बृहद जातक और लघु जातक, इन दोनों का भी नाम याद कर लो। ये भी बराहमिहिर के द्वारा ही लिखित हैं। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।